In previous lecture, we were discussing about the relaxation times. What is the relaxation times? If I start from the beginning again, each individual nuclei which is possessing a spin, it is equivalent to a current loop. Then that current loop, it is generating a magnetic field. The magnetic field concerned with particular nuclei is termed as a magnetic domain. That domain, if placed in the external magnetic field, then either it will align itself along the applied magnetic field or it opposes the applied magnetic field. When it is being disturbed from its equilibrium position, which equilibrium position? जो सिस्टम है वो एक न्यूक्लियाई नहीं होगा, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे, तो हर एक न्यूक्लियाई जो है वो रैंडम डायरेक्शन में जो है उसकी स्पिन जो है वो ओरिएंटेड होती है, या मैग्नेटिक डोमेन की डायरेक्शन क्या होगी, रैंडम होगी. वो मैग्नेटिक जो उसकी डायरेक्शन है दैट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन. जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है. किस तरीके से? आइदर इट इज अलाइन और अलाइंड इन ए अपोज्ड मैनर, तो दैट इज द डिस्टर्ब स्टेट. अगेन if it is relaxed from that position to the equilibrium position, then whatever is the time concerned there, it is the relaxation time. How it can be done? It can be done by the two ways, either by applying the inhomogeneous magnetic field or by an application of a radio frequency signal to the system so that it relaxes. वैसे तो सिंपल सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दो, वो अपने आप रिलैक्स हो जाएंगे. लेकिन उससे हमें रिलैक्सेशन टाइम का पता नहीं चलेगा कि कितना टाइम वो रिलैक्स होने में उसने लिया. तो उसको मेजर करने का डिफरेंट वे है कि कैसे रिलैक्सेशन टाइम को जो मेजर किया जा सकता है. वो जो अलाइनमेंट या अपोजिंग वाला स्टेट है उसको बोलते हैं हाई स्पिन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम. क्या बोलते हैं उसको? हाई स्पिन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम. दैट कैन इटसेल्फ रिलैक्स बाय टू वेज. वन इज द स्पिन रिलैक्सेशन, अनदर इज द स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन. तो म्यूचुअल स्पिन एक्सचेंज के हिसाब से अगर वो रिलैक्स होता है, मतलब उसकी स्पिन जो डिस्टर्ब हो गई है लेकिन एक स्पिन और दूसरी स्पिन के इंटरेक्शन से जो वो अगर रिलैक्स होता है तो उसको हम स्पिन रिलैक्सेशन बोलेंगे. अगर वो एक्स्ट्रा एनर्जी डिसिपेट होती है थ्रू द लैटिस तो उसको हम स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन बोलते हैं. स्पिन लैटिस को लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन टाइम भी बोला जाता है और स्पिन रिलैक्सेशन को ट्रांसवर्स भी बोला जाता है. व्हाई दीज वर्ड्स और हाउ दीज वर्ड्स आर ओरिजिनेटेड दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन इन द ब्रीफ डिस्कशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ दीज टाइम्स. नाउ व्हाट इज द रिलैक्सेशन टाइम? But is that extra energy or spin energy is there in the system? How much time is being taken for the dissipation of 37% of extra spin energy? That is termed as the relaxation time. जो solids है उनके लिए spin lattice relaxation जो टेम्पा -2 से टेम्पा 10⁴ सेकेंड्स हो सकता है, और liquids के लिए जनरली ये 10⁻⁻⁴ से 10 सेकेंड्स जो वो होता है. स्पिन रिलैक्सेशन जो वो सॉलिड के केस में बहुत कम है. इट इज टेम्पा -4 सेकेंड इन द सॉलिड्स एंड फॉर लिक्विड्स इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन दैट इज द 10⁻⁴ to 10 सेकेंड्स. तो लिक्विड्स के लिए जो वो लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन टाइम ऑलमोस्ट इक्वल होता है, जबकि सॉलिड के लिए वेरिएशन है. सॉलिड के केस में स्पिन रिलैक्सेशन टाइम जो बहुत शॉर्ट टाइम है. बिफोर मूविंग फर्दर टू द रिलैक्सेशन टाइम, लेट अस सी हाउ द रिलैक्सेशन टाइम इट इज रिलेटेड विद द लाइन विड्थ or in the spectra. Line width is connected with the relaxation time
with this relation, that is the Hasenberg uncertainty principle. Here delta is the uncertainty into energy multiplied by uncertainty into time, that is equal to h upon 2 pi. Suppose the time lapse it is of the order of 1 second. तो डेल्टा ई के डायमेंशन जो है दैट आर इक्वल टू h अपॉन 2 पाई. h इज 6.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 34. 2 इंटू पाई की वैल्यू भी 6 के अराउंड आएगी, तो 6 और 6 वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा. दैट इज नियरली इक्वल टू 10 पावर माइनस 34 यूनिट्स. एंड व्हेन यू कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इनटू फ्रीक्वेंसी इट कम्स टू द ऑर्डर ऑफ 0.1 हर्ट्ज. 0.1 हर्ट्ज की अनसर्टेनिटी बहुत कम है. जितनी कम अनसर्टेनिटी होगी स्पेक्ट्रल लाइन उतनी जो वो शार्पर होगी. तो 0.5 हर्ट्ज तक जो वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेजरमेंट नहीं कर सकता है, इससे ऊपर की अनसर्टेनिटी को मेजर करता है. सो हियर वी गेट ए लाइन स्पेक्ट्रा फॉर सच अ टाइम गैप ऑफ 1 सेकेंड. अगर मान लो यही टाइम लैप्स जो है वो कितना हो जाए 10 पावर माइनस 4 सेकेंड्स. जैसे कि पीछे सॉलिड का केस डिस्कस कर रहे थे, तो सॉलिड के केस में जो है वो स्पिन रिलैक्सेशन टाइम जो 10 पावर माइनस 4 सेकेंड्स के ऑर्डर का है. तो उस केस में हमारे पास डेल्टा म्यू की वैल्यू कितनी आती है 1000 हर्ट्ज. तो 1000 हर्ट्ज अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है. इट मीन्स there will be a large uncertainty into the position of the spectral line. अगर उसकी uncertainty ज्यादा होगी तो लाइन विड्थ उसमें बहुत बड़ी आएगी और सिंपली दिस विल बी ए बैंड स्पेक्ट्रा. तो सॉलिड के केस में हमारे पास जो NMR में बैंड स्पेक्ट्रा आता है, जबकि लिक्विड और गैसेस जिनमें जो वो रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा है वी गेट द लाइन स्पेक्ट्रा. तो मोस्टली जो वो सॉलिड के केस में जो वो कैसा आता है बैंड स्पेक्ट्रम जो वो आता है. नाउ बिफोर मूविंग फर्दर, व्हाट इज द रिलैक्सेशन टाइम एक्चुअल इन एक्चुअलिटी वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज 90 डिग्री एंड व्हाट इज 180 डिग्री पल्स. इन ऑर्डर टू डिस्कस दिस लेट अस हैव ए व्यू ऑफ द वेरियस system of the nuclei that are randomly oriented according to the spin. So see here, this is a bunch of the nuclei. So all they are oriented in the very different direction, one toward the upper side, one another toward this direction, another toward this direction. So this represents a bunch of the nuclei. Now if I place a magnetic field here, so these are the two bars of the magnet, they are being placed. That will cause either them to align or them to oppose. So what will be the picture? The picture becomes this one, which is the sidewise now. Now you see here that maximum nuclei they have aligned along the applied magnetic field, but only few, 2 of them, they are opposing the applied magnetic field. जो अर्लियर डिस्कशन थी उसमें मैंने बोला था कि ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो है वो ऑलमोस्ट इक्वली पॉपुलेटेड होती है. लेकिन यहां पर मैं शो कर रहा हूं कि मैक्सिमम जो न्यूक्लियाई हैं वो अलाइन कर रहे हैं, दे आर इन द ग्राउंड स्टेट. और जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसमें कितने आ रहे हैं, केवल 2 आ रहे हैं. उसका रीजन ये है कि अपोज करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है और अलाइन करने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है. आप 2 मैग्नेट ले लो और दोनों मैग्नेट को नॉर्थ और साउथ पोल को आप जो है यानी नॉर्थ और नॉर्थ को नजदीक लाने की कोशिश करो. यू विल सी कि आपके हाथ पर जो है वो क्या है फोर्स एक्ट करेगी जो उसको रिपेल करेगी. तो जब अलाइनमेंट नहीं होगी तो वो अपोज करेंगे, तो अपोज करने के लिए ज्यादा एनर्जी लग रही है जबकि अलाइनमेंट के लिए कम एनर्जी लग रही है. तो मैक्सिमम न्यूक्लियाई जो है वो अलाइन कर लेते हैं टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अपोज करने की बजाय. तो ये इंडिविजुअल मैग्नेटिक डोमेन्स हैं या इंडिविजुअल मैग्नेटिक वेक्टर हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये जो लाइन मैंने शो कर रखी है यहां पर, इनको इंडिविजुअल मैग्नेटिक डोमेन्स को अगर मैं इकट्ठा कर दूं तो एक बिगर वेक्टर जो है वो इसका शो किया जा सकता है. वो मैंने नेक्स्ट पिक्चर में शो किया हुआ यहां पर. दिस इज द पिक्चर दैट इज शोइंग द
दीज आर नथिंग, ये फ्रेम्स बना रखी हैं सर्कुलर, बाकी कुछ नहीं है, ताकि एक्स वाई और जेड एक्सिस को यानी उसको डिस्टिंक्ट किया जा सके, उसके लिए फ्रेम बनाई है। बाकी तो वो एक्सिस ही शो कर रहा है, सर्कल्स का कोई खास लेना देना यहां पर नहीं है। लेकिन ये जो जेड एक्सिस है, इसके अलोंग जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, और ये रेड जो मैंने शो कर रखा है यहां पर, दैट इज द एडिड सम ऑफ ऑल मैग्नेटिक डोमेन्स। जितनी भी मैग्नेटिक डोमेन्स है उनका मैंने क्या किया है, एडिड सम कर दिया है। इसको बोलते हैं वेक्टर ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? वेक्टर ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सो दिस इज द बिगर वेक्टर ऑफ मैग्नेटाइजेशन दैट हैज अलाइंड अलोंग द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अपोजिशन में केवल दो ही थे तो उनको मैंने यहां पर इंक्लूड नहीं किया हुआ है। अब ये बिल्कुल अलाइंड स्टेट तो ऐसी नहीं होती है, ये थोड़ी सी एंगल में टिल्टेड होती है। तो ये यहां पर देखो सेकंड पिक्चर में मैंने शो कर रखा है कि ये जेड एक्सिस के अलोंग तो मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन जो वेक्टर है मैग्नेटाइजेशन का वो थोड़ा सा टिल्टेड है, एंड दैट इज प्रीसेसिंग और इट इज मेकिंग ए कोन अराउंड द दिस जेड एक्सिस बाय द मूवमेंट। तो मूवमेंट से ये कोन बनाता है। जिस तरह से ये कोन बनाएगा, जिस फ्रीक्वेंसी से ये रोटेट करेगा इस जेड एक्सिस के लोग, उसको बोलते हैं प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं उसको? प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी। एंड द कंसर्न्ड मोशन इट इज सेड टू बी द प्रीसेशन। जो पीछे वाली पिक्चर थी उसमें भी मैंने आपको यहां दिखाया तो है कि अलाइन है, लेकिन कंप्लीट अलाइनमेंट नहीं है, ये वेक्टर स्ट्रेट नहीं है, इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल। तो इसका मतलब ये क्या है? दैट इज प्रीसेशन, दैट इज नॉट द एक्चुअल अलाइनमेंट बट इट इज प्रीसेशन अलोंग दैट एक्सिस। तो इस तरह से प्रीसेशन को शो किया जा सकता है और वेक्टर ऑफ मैग्नेटाइजेशन को आप इस तरह से शो कर सकते हैं। अगर मेजर करना हमने कि कैसे वो रिलैक्स हो रहा है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, या जब वो अलाइन और अपोजिंग वाली जो स्टेट आ रही है उससे कैसे रिलैक्स हो रहा है, तो उसको हम मैग्नेटिक फील्ड को हटाकर नहीं, एक एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड लगा करके मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं? एक एक्स्ट्रा फील्ड लगा करके मेजर कर सकते हैं। और वहीं उससे पहले जो है वो हम 90 डिग्री और 180 डिग्री पल्स जो वो अंडरस्टैंड करेंगे क्या होती है। सी हियर, इस पिक्चर को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि ये वेक्टर जो है दैट इज द वेक्टर ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मींस दैट इज द अलाइनमेंट ऑफ ऑल न्यूक्लियाई टुवार्ड द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। मैं एक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूं यहां पर, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो नॉट अलोंग द जेड एक्सिस बट नाउ इट इज अलोंग द एक्स एक्सिस। फिर उस मैग्नेटिक फील्ड को बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए अप्लाई करता हूं, ताकि उसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड डाई आउट हो जाए, और डाई आउट होके फिर किसके अलोंग आ जाए? जेड एक्सिस के अलोंग। तो उससे रिलैक्सेशन टाइम को जो वो मेजर किया जा सकता है। So again start here that is the total added sum vector of the magnetization for the all nuclei. Now you apply another magnetic field along the x-axis. तो x-axis के along अगर magnetic field अप्लाई करोगे तो वो magnetic field जो आपने new अप्लाई किया that will try to tilt this magnetization vector along the xy plane. कहां टिल्ट करने की कोशिश करेगा? एक्स वाई प्लेन की तरफ जो वो टिल्ट करने की कोशिश करेगा। क्लियरली एक्स एक्सिस की तरफ नहीं जाएगा। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट अलाइनिंग कंप्लीटली, इट इज प्रिसेशन अराउंड द एक्सिस। तो वो उसमें जो है एक्स और वाई प्लेन के अराउंड जो है वो टिल्ट होने की कोशिश करेगा। कौन सी, किसकी वजह से? जो न्यू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से। यहां मैंने मेजरमेंट ले रखी है। सपोज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो जेड एक्सिस के अलोंग पहले था वो था 2.5 टेस्ला एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज। कितने पे? 100 मेगाहर्ट्ज। 100 इंटू 10⁶, 10⁸ हर्ट्ज और 10⁸ साइकिल पर सेकेंड, मींस एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लगेगा? 10⁻⁸ सेकेंड। कितना लगेगा? 10⁻⁸ सेकेंड। जो न्यू अप्लाइड फील्ड है वो मैंने कितना एक्स एक्सिस के अलोंग कितना लिया? 2.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। सो दिस मीन्स द न्यू मैग्नेटिक फील्ड विच इज अप्लाइड अलोंग द एक्स एक्सिस, इट इज 10⁻⁴ टाइम्स लेसर देन द अप्लाइड अर्लियर। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी और दूसरी प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी में कितना डिफरेंस होगा?
ऊपर प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी है 10⁸ हर्ट्ज। कितनी है? 10⁸ हर्ट्ज या 100 मेगा हर्ट्ज। नीचे वाली फ्रीक्वेंसी कितने फैक्टर से, जितना वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम है उससे लेस हो जाएगी, तो 10⁻⁴ टाइम्स जो है वो उस फ्रीक्वेंसी से लेस हो जाएगी। तो 10⁸ को अगर आप 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल गेट 10⁴ साइकिल पर सेकेंड। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए 10⁻⁴ सेकंड्स लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? 10⁻⁴। तो अगर 10⁻⁴ सेकंड को माइक्रो सेकंड में लेना हो तो इट इज 100 माइक्रो सेकंड, बिकॉज 100 मीन्स 10⁻² इंटू 10⁻⁶, तो कितना आ जाएगा? 10⁻⁴ सेकंड्स। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? 100 माइक्रो सेकंड्स। अगर 50 माइक्रो सेकंड्स के लिए ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो उसकी रेवोल्यूशन कंप्लीट नहीं होगी। कितनी होगी? हाफ ही रेवोल्यूशन कंप्लीट होगी। और अगर वही मैग्नेटिक फील्ड केवल 25 माइक्रो सेकंड्स के लिए अप्लाई किया जाए, देन इट विल कंप्लीट ओनली 1/4 रेवोल्यूशन। कितनी कंप्लीट करेगा? 1/4 रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन क्या है? और द्वारा सुनो इसको कि ये वेक्टर जो है, यानी स्टार्टिंग में आपके पास न्यूक्लियाई है, आपने उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है जेड एक्सिस के अलोंग अप्लाई किया, सारे के सारे न्यूक्लियाई जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग जो है वो अलाइन हो गए, तो उनकी अलाइनमेंट का वेक्टर मैंने जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर जेड एक्सिस के अलोंग जो है वो शो किया। उसके बाद मैंने एक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जिसकी डायरेक्शन क्या है? एक्स एक्सिस के अलोंग, लेकिन उसका अमाउंट जो है वो डिफर कर रहा है। तो अब जो है वो जो न्यू मैग्नेटिक फील्ड है वो उस वेक्टर को एक्स और वाई प्लेन की तरफ जो है वो टिल्ट करेगा और इट विल कॉज इट टू प्रीसेस अलोंग द एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन के अलोंग अगर वो टिल्ट करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी और कितना वो साइकिल जो है या उसकी प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो यहां पर हमने कैलकुलेट की कि अगर उसका हाफ है, वो 2.10⁻⁴ टेस्ला अप्लाई ले रखा था, तो केवल 100 माइक्रो सेकेंड्स में वो एक रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट कर रहा है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड 50 माइक्रो सेकेंड्स के लिए अप्लाई करते हैं तो हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रही है, और 25 माइक्रो सेकेंड के लिए अप्लाई करते हैं तो 1/4 कंप्लीट हो रही है। तो 1/4 का मतलब है, ये नीचे मैंने पिक्चर शो की हुई है यहां पर, सो दैट इज द शोइंग द रेवोल्यूशन बाय द ओनली 1/4 रेवोल्यूशन। तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए इसको बोला 90 डिग्री पल्स। क्या बोला इसको? 90 डिग्री पल्स। अब बात आ रही है कि ऊपर मैंने मैग्नेटिक फील्ड की बात की, यहां पर बात कर रहा हूं पल्स की। तो एक्चुअली जो है वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली हम एक्स एक्सिस के अलोंग अप्लाई नहीं करते हैं, यहां पर अल्टरनेटिंग करंट जो वो पास करते हैं, इसीलिए उसने वर्ड यूज किया हुआ पल्स का। जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसमें रिसीवर और ट्रांसमीटर होते हैं। एक रिसीवर और ट्रांसमीटर जो है वो एक एक्स एक्सिस के अलोंग होगा और एक वाई एक्सिस के अलोंग होगा, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे और वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां पर एक इलेक्ट्रिकल कॉइल होता है, इंडक्शन कॉइल होता है, उस इंडक्शन कॉइल में से जो है वो इलेक्ट्रिकल पल्स या अल्टरनेटिंग करंट पास करते हैं, या तो 100 माइक्रो सेकेंड्स के लिए तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होगी, 50 माइक्रो सेकेंड के लिए हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट होगी, या 25 माइक्रो सेकेंड के लिए तो 1/4 रेवोल्यूशन कंप्लीट होगी। इसीलिए उसने वर्ड यूज किया है 90 डिग्री पल्स और 180 डिग्री पल्स। यहां ये 90 डिग्री पल्स है तो 90 डिग्री से तो ये 1/4 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रही है। अगर मान लो अब एकदम 180 डिग्री पल्स अप्लाई कर दें तो वो आधी कंप्लीट करेगा, तो यहां से वो ट्रेवल करता हुआ कहां तक, ये कंप्लीट करता हुआ यहां तक पहुंच जाएगा। इट मीन्स इट विल टोटली रिवर्स इन द डायरेक्शन को क्या कर देगा? रिवर्स कर देगा। और अगर वो केवल इतने माइक्रो सेकंड्स के लिए अप्लाई हुई है तो इमीडिएटली उतने के बाद उसका एक्स एक्सिस के अलोंग जो क्या है, उसका जो इफेक्ट होगा वो एंड हो जाएगा। तो ये द्वारा रिलैक्स होके जो है वो ये जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है किसके अलोंग आ जाएगा? जेड एक्सिस के अलोंग आ जाएगा। सिंस इट इज रिलैक्सिंग अलोंग द 90 डिग्री, ये कहां से रिलैक्स कर रहा है? एक्स वाई प्लेन से जेड एक्सिस की तरफ रिलैक्स कर रहा है, इसीलिए इसने उसको नाम दिया है ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन। क्या नाम दे रखा है? ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन। सो इट इज रिलैक्सिंग अलोंग द
90 degree to the applied magnetic field. That is why it is termed as the transverse relaxation. What is longitudinal one? It will be discussed in the next session.